हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ईरम इधर से उधर चक्कर लगाती हुई उंगलियां चटहा रही थी और बार बार नजरें ड्रेसिंग रूम की जानिब उड़ती, जहाँ कब से मुस्तफ़ा बंद हुआ था लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया था। गहरा सांस खारिज करती उस दरवाजे की जानिब बढ़ी कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला। ईरम की बेचैन नजरें एमके के ऊपर उठी, जिसकी हालत अबतर हो चुकी थी और शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। बाल बिखरे हुए थे, आंखें हाथ दर्जे लाल हो रही थी और जैसे न जाने वो किस किस को मार गिराएगा। ईरम खौफ खाकर वहीं पर थम गई थी। उसके कमरे में आते ही दीवार का सहारा लिया। उसका सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था और शिद्दत दर्द से फटा जा रहा था। उसके दिमाग की नसें फूल रही थी। अचानक उसने दीवार पर जोर जोर से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ईरम डरकर पीछे हटी। मुस्तफ़ा अपने होशो हवास में बामुश्किल संभालते हुए सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज उसके साथ हुआ क्या, किस चीज की वजह से उसका ये हाल हुआ। लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। मुस्तफ़ा, ईरम ने पुकारा तो कहर की नजर से उसे मुस्तफ़ा ने देखा। ईरम का दिल बहुत ही सख्त घबरा रहा था। एक दिल किया कि वहां से बाहर भाग जाए, उसके अंकल को बुला ले, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। आज किस तरह से सबके सामने मुस्तफ़ा ने उसके लिए स्टैंड लिया था, वो उसे इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देती। जब उसे सहारे की जरूरत थी तो मुस्तफ़ा सहारा बना, अब मुस्तफ़ा को जरूरत थी तो वो कैसे पीछे हट जाती है। ईरम, जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा खुद पर जब्त करता चलाया था और ईरम आंखें आंसू से भर गई थी। वो नफी में सर हिलाती उसके करीब जाने लगी। दूर रहो मुझसे। मुस्तफ़ा अपने आप को कंट्रोल करता ईरम से बोला। इस वक्त वो सख्त तैश में था। उसका खुद पर से एहतियात खत्म हो रहा था। वो खुद को नुकसान भी पहुंचाता था और वो ये बात भी जान गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मोबाइल कहाँ है मेरा? वो सब चीज़ों को इधर से उधर फेंकता मोबाइल ढूंढ रहा था। जिसम ईरम छुपा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मुस्तफ़ा को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है। मुस्तफ़ा, प्लीज़ मेरी बात सुने। आप उसके करीब आए तो मुस्तफ़ा ने उसे गुस्से बड़े झटका दिया। समझ नहीं आती, एक बार करीब मत आओ। ईरम की आंखें मजीद आंसू से लबरेज होने लगी थी। बारिश के जोरों शोर पर ईरम का दिल मजीद खौफ से बढ़ गया था। मुस्तफ़ा एकदम अपना दिमाग पकड़कर चीहा था। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुरख पड़ा था और ईरम को भी चीख निकल गई थी। वो मुंह पर हाथ रखे हुए डर का मारे दीवार से जा लगी। खूनहार नजर से मुस्तफ़ा ने ईरम को देखा। उसकी तरफ पेशकदमी की तो ईरम का तो सांस ही हल्क में अटक गया था। वो क्यों आ रहा था पास? ईरम सख्त घबराई। उससे पहले कि वो दरवाजे की जानब बढ़ती, मुस्तफ़ा ने उसे जा लिया और जोर से दीवार के साथ पटहा। ईरम दर्द से बिलबिला उठे। मुस्तफ़ा की गिरफ्त बहुत ही सख्त थी। ईरम को ऐसा लगा कि उसकी उंगलियां उसके जिस्म में दर्द जा रही हैं। मुझसे दूर जाने का कहा तो पास क्यों आ रही थी? वो घुराया। ईरम सांस भी गिन गिन कर ले रहे थे। क्यों आई मेरे पास? वो चलाता उसके करीब हुआ तो ईरम ने डर कर आंखें मीच ली। जबकि एक पल को मुस्तफ़ा शांत हुआ और उसके बहुत ही करीब होता उसकी खुशबू को अपने सांसों में उतारते सुकून सा महसूस कर रहा था। आंखें बंद की वो ईरम के बहुत ही करीब करा। उसकी धड़कनों को रोक चुका था, जबकि उसके तने में असाब ढीले पड़ थे। ईरम ने डरते हुए आंखें खोली। निगाहें फेरती वो मुस्तफ़ा को एक नजर देखती सहमी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुरस्कून था। ईरम को हैरत का झटका लगा। ईरम ने उसे दूर होना चाहा तो वो फिर से सुर आंखें खोली उसको घूरने लगा। क्यों जा रही हो? जब कहा था तब गई नहीं, अब गई तो जान से मार डालूंगा। वो ऑफिस से बाहर हो रहा था। नहीं, नहीं जाऊंगी। ईरम ने घबरा कर कहा तो वो फिर से पुरस्कून होता उसके करीब होता उसके गर्दन पर अपनी नाक रब करने लगा और ईरम काम से गई थी। मुस्तफ़ा को उसकी गुर्बत में सुकून महसूस हो रहा था। यू आर ओनली माइंड, जस्ट माइंड। वो उसके गर्दन पर लब रखता पहले नरमी से और फिर शिद्दत से बोला और साथ वहां पर दांत काट दिए। ईरम ने सिसकारी ली। उसके लम्स पर वो बेजान हो जा रही थी। उस नशे में बहता जा रहा था। उसकी शिद्दतों का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। उसकी नाजुक से जान पे वो बेजा अपना लम्स बखेरा था और वो आंसू बहाती उसके वहशाना लम्स का मुकाबला करती हलकान हो रहे थे कि अगले ही पल वो ईरम के गले से दुपट्टा उतारकर दूर फेंकता हुआ उसे बिस्तर पर दिखा दे गया। ईरम ने घबरा कर उसके जन्म देखा, लेकिन वो अपने आप में होता तो कुछ सोचता। इस वक्त उस पर नशे का बुरी तरह से असर हो चुका था। उससे पहले कि ईरम संभलती वो उस पर साया फगन हुआ। ईरम ने घबरा कर सर तकिए पर गिराया और फिर से उसके जिस्म की खुशबू में खुद के हवास पुरस्कून होते हुए महसूस कर रहा था। ईरम ने डर कर आंखें मीच ली थी। वो मजीद उसके करीब होता। ईरम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा कि मुस्तफ़ा ने उसकी दोनों कुलाइयों को बिस्तर पर ला किया। बीबी हो मेरी, मलकियत में हो, मुझे उससे दूर कैसे झटक सकती हो? मुस्तफ़ा घुराया था। उसकी आंखों में ईरम कोई और ही दास्तान पड़े जा रहे थे। मुस्तफ़ा, प्लीज, आप होश में नहीं है। ईरम ने उसको रोकना चाहा। कौन कम बहुत होश में रहना चाहता है? मैं तो अपना होश किया सब कुछ आज खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ। वो ईरम को कोई और ही मुस्तफ़ा लगा था। ईरम आंखों पर मोहब्बत बड़ा लम्स छोड़ते वो ईरम का पूरा जिस्म लजरता हुआ महसूस कर रहा था। प्लीज मुस्तफ़ा, डोंट डू दिस। ईरम मिर्तजी अंदाज में बोली तो वो आम हालत में
इस बॉडी बिल्डर बॉडी का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो अभी तो वो था भी नशे में। इरम की तो सिटी ही गुम हो गए थे। इरम उसके कान के करीब लाप रखते धीरे धीरे से उसका नाम पुकार गया, तो इरम को जोर का झटका लगा। क्या वो वाकई नशे में था? अगर वो नशे के हाथ में था तो कैसे उसका नाम पुकार रहा था? इरम ने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो एक इंच भी अपनी जगह से ना हिला। तुम्हारे करीब आने से होश हवास काम कर रहे हैं। दूर जाना चाह रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा, मेरे इख्तियार में नहीं है। वो बेबसी के आखिरी हाथ को छू रहा था और इरम उसकी बेबस को समझते हुए आंखों से नीस बहा रहे थे। मैं चाह कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इरम, मैं हट रहा हूँ और मेरे हटते फौरन कमरे से बाहर निकल जाना। करीब मत आना मेरे। वो सुरु आंखों से उसे वार्न कर रहा था और झटके से पीछे हटा कि लम्हे के 1000वें हिस्से में इरम ने उसे अपनाने का फैसला किया था और वापस उसे अपनी तरफ खींचा। वो वापस उसके करीब होता हैरानगी से उसको देखे गया, जबकि वो मुस्तफ़ा के माथे पर लब रखती अपनी रजामंदी से थमा गए थे। मुस्तफ़ा ने अपनी आंखें साथी से मीचते हुए खुद पर एहतियार करना चाहा, लेकिन एहतियार खो रहा था। गुर्बत और तमाकन का मलकियत का एहसास सर चढ़कर बोल रहा था। उसके लबों पर झुकता हुआ वो अपने अंदर की तशनी को मिटाता खुद को इरम के बदबू से सराब कर रहा था। उसके लम्स में शिद्दत थी, जुनूनियत थी। इरम सहम से गई, लेकिन अगर ही पाल मुस्तफ़ा खुद पर काबू पाता फौरन उठता हुआ पीछे हटा और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते फौरन से दरवाजा लॉक किया। गहरे गहरे सांस लेता वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त नामुमकिनात में से था। नशे का असर अब उसके दिमाग को भी सुन कर रहा था। वो आगे बढ़ता आईने में खुद को देखता, उस पर मुक्के मारता उसका कांच तोड़ गया था। इरम जो बामुश्किल खुद को संभाले उठी थी, उसकी सांसें भी ना हमवार हो रही थी। होंठों पर एक गहरा सहम था। अभी वो अपनी बिखरी हालत समेट ना पाई कि उसे ड्रेसिंग रूम से कुछ कांच टूटने की आवाज़ आई। वो घबरा कर उसकी तरफ लपकी, दरवाज़ा बजाया। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, प्लीज़ ओपन द डोर, कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। या अल्लाह मदद कर। वो अल्लाह से फरियाद को थी और मुस्तफ़ा को तो बचा गया, लेकिन खुद को कैसे बचाता? मुस्तफ़ा इरम को तो बचा गया, लेकिन खुद को कैसे बचाता? वो जानता था इरम बहुत ही नाजुक है और उसके ज़रा से लम्स पर उसकी बुरी हालत होती है। इस वक्त वो जिस कदर जुनून में था, वो ज़रूर उसकी नस्वानियत को रोन डालता, इसलिए उसे दूरी बनाने में ही बेहतरी जानी। अजीब दोराहे पर जिंदगी दोनों को लेकर आई थी। एक दर्द के इस पार, एक दरवाजे के उस पार तड़प रहा था और एक दर्द के इस पार। दोनों ही दूसरे को तकलीफ से बचाना चाहते थे और दोनों ही नहीं जानते थे कि एक दूसरे के लिए वो कितने ज़रूरी हो गए हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं बदली नहीं हूँ मिस्टर बुरहान राजपूत, वही हूँ। हाँ अलबत्ता आप काफ़ी दिन बाद मुझे देख रहे हैं, इसलिए आपका इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उसकी जुबान आज भी कैंची की तरह चल रही थी। जो बालों को कंघी करते सादा से हुल्ले में बुरहान का ईमान डगमगा रहे थे। वे उस पर हाथ रखे उसे गहरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि अभी जो खबर उसको सुनाने जा रहा था उसके बाद उसके हाथ को भी वो अच्छी तरह एंजॉय करने वाला था। उसे देखने की वजह, उसने ब्राइट जोर से टेबल पर पढ़ा और गुरु का बुरहान को देखा। बुरहान ने नजरें फेरते हुए गहरा सांस भरा, फिर से नजरें इस जालिम हसीना का तवाफ करने लगी। कल तुम्हारे भाई चौधरी जहांसेब के वलीमे का बहुत ही बड़ा फंक्शन है। सभी गाँव का मुद्दू किया गया है, पर अफसोस उसे बहन नहीं याद। मसूनी अफसोस से साइड लाता हुआ गली उतारता हुआ साइड दराज पर रखता बिस्तर पर बैठा था। क्या क्या कह रही हैं आप? भाई सा का वलीमा? बड़ी बेचैनी से उसकी जानब बढ़ी। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? वह घुटनों के बल बुरहान के सामने बैठी थी और बुरहान ने हैरत से उसको देखा। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी मजाक है क्या? एक आईब्रो चढ़ाते हुए कपलिंग्स को खोलते पूछा। क्या क्या वाकई भाई साहब? इस बार वो बेचनी से बुरहान को घूरते हुए बोली। वनी में लेकर आई लड़की को गाँव की सरदारनी बना रहा है। आईने के सामने खड़ा होता मजीद मालूमात देने लगा और परी की आंखें नम हुई। बुरहान उसके पास आया। वैसे तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाना भी गवारा नहीं किया, लेकिन मैं इतना जालिम नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे भाईसा के वलीमे पर। बुरहान तंजिया बोला था और आंसू लड़खड़ते हुए गाल पर बहा और बेमोल हो गया। परी ने जड़ से गाल साफ किए। नहीं, मुझे नहीं जाना, वो करब से बोलती। उसके बाद वो रुकी नहीं, बाथरूम का रुख किया और दरवाजा बंद करते फुट फुट को रो दिया। आज एहसास हो रहा था जब अपने साथ छोड़ जाएं तो कितनी तकलीफ होती है। रात से सुबह होगी, बारिश का जोर टूट चुका था। दोनों ही दरवाजे के आड़ पर बैठे रात बताए थे। अभी वो उठती कि कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इरम बामुश्किल उठते हुए अपने हुलिया दुरुस्त करते हुए साइबर दुपट्टा ओढ़े कमरे का दरवाजा खोल के थी और सामने कोई शख्स खड़ा था। इरम को देखते हुए उसकी नजरें झुकी थी। सर, एमके किधर है? उसके लहजे में बेचैनी थी। वो वहाँ अंदर। उस शख्स के साथ मिस्टर वजाहत भी खड़े थे। दोनों ही अंदर आ गए। सर, सर दरवाजा खोले। वो शख्स एमके को पुकारा था, लेकिन दरवाजा ना खुला। सर, कीस? उस शख्स ने मिस्टर वजाहत से कहा, तो मुलाजमा ने फौरन से सारी कीस मंगवाते हुए इरम की हालत देते हुए परेशान हो रहे थे। न जाने क्या हुआ था रात को। वो काफी डर हालत में थी, लेकिन मिस्टर वजाहत से अभी बात करना तो दूर, उनकी बात तरफ देखना भी गवारा ना किया था। दरवाजा खोलता वह शख्स अंदर बढ़ा, जहाँ एक तरफ
दीवार के साथ मुस्तफ़ा ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसका हाथ लहू लहान था। उस शख्स ने आगे बढ़कर MK को संभाला। जो होशो हवास में न था उसे बिस्तर पर लाते उसे आराम से लटाया। शुक्र है ज़्यादा खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस शख्स ने इंजेक्शन में कुछ मेडिसिन ऐड करते हुए MK को लगाया। थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा और बिल्कुल ठीक होंगे। बस आप में से कोई ना कोई उनके पास लाजमी रहे। वो शख्स धीरे से बोलता हुआ मुस्तफ़ा को मोहब्बत से और फिक्रमंदी से देख रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाते मुस्तफ़ा के हाथ पर बैंडेज भी किए। मिस्टर वजाहत ने सवालिया नजर से उस शख्स को देखा तो वो उन्हें इशारा करते बाहर ले गया, जबकि इरम वही मुस्तफ़ा के पास बैठ गई। उस शख्स की तकलीफ अपने दिल पर महसूस कर रही थी। सबकी आंखें अश्क बार थी। कोई भी तो दुल्हन के बेजान वजूद के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गजाला बेगम नम आंखों से अपने बेटे को देख रही थी, जिसकी जिंदगी की पहली खुशी थी, जिसे वो धूमधाम से मनाने वाला था, वो ही छीन गई। जहां से मरे हुए कदमों से चलता वो उसके बेजान वजूद के पास आया, जो अभी भी घूंघट में था। उसे लगा उसकी सांस बंद हो जाएगी। कस्बा उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसका दिल कह रहा था कि यह सब एक ख्वाब है। वहीं उसके वजूद के पास वो घुटनों के बल डैस आ गया। गहरा सांस बड़ा और कपकपाते हाथों से उसने घूंघट को उल्टना चाहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सादिया बेगम की कामती आवाज इन सबके सामान से टकराए तो वो सभी चौंके। वो दुल्हन के जन्म देते हुए अपने हवासों में नहीं लग रहे थे। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे मार सकती है? वो पागलों की तरह आंसू जब्त करते हुए सभी को हाली हाली नजर से देखते हुए बोली। यकबारगी जहांसेब के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। पलट कर जड़ से घूंघट उल्टा और तो जैसे उसके दिल की रुकी हुई धड़कन बहाल हुई थी। घूंघट में कस्बा नहीं थी। हाँ, वो कस्बा का बेजान वजूद ना था, वो तो जासमीन थे। ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान था कि कस्बा की जगह जासमीन कैसे पहुंच गई। लेकिन एक पल में जहांजेब के दिल को यह सुकून जरूर हासिल हुआ कि कस्बा जिंदा है। अब कैसी तबीयत है आपकी? इरम बात लेकर आए और फ्रेश होती वो किचन का रुख कर गई थी। अपने लिए मुलाजमा से नाश्ता मंगवाती वहीं पर बैठ गई थी। मुलाजमा को देर थी, अभी तो उड़कर कमरे में आ गई। उसे मुस्तफ़ा की फिक्र होती। कमरे में आई तो मुस्तफ़ा को जागा हुआ पाया, जो सर पर हाथ रखे हुए आंखें नीचे बैठ क्रोन्स के साथ टेक लगाए बैठा था। इरम ने उसे होश में देते हुए शुक्र का सांस भरा। उसकी फिक्रमंद लहजे पर वो उसकी जाना मुतवज्जो हुआ। मुझे क्या होना था? वो माथे पर बाल डाले बोला और बिस्तर से उठा। उसका अंदाज बता रहा था कि उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। ईरन ने भी उसे मजीद इस बारे में कोई कुछ ना कहा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका ड्रेस। बच्चा नहीं हूँ छोटा सा जो मुझे यूं हुक्म सुना रही हो। जाओ काम करो अपना। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या पहनना है। मुस्तफ़ा उसे बुरी तरह से डांट दिया था तो वो एकदम से चुप हो गई, लेकिन मजीद एक लफ्ज कहे बिना वो बाहर निकल गई। मुलाजमा के साथ मिलकर नाश्ता लगवाया। इसी लम्हे मिस्टर वजार डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए दिखाई दिए। ईरम बिल्कुल संजीदा हो गई थी। साथ ही नजरें सीढ़ियों के से उतरते हुए नक्श से तैयार मुस्तफ़ा पर जाकर ठहरी, जो शायद काफी उजलत में कहीं जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मुस्तफ़ा के लहजे में प्यार ही प्यार था। वह मुस्कुराकर जवाब देते हुए आंखों ही आंखों में उसकी नजर उतार रहे थे। अरे कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। उन्होंने से बढ़ के जानम कदम बढ़ाते टोका था और मुस्तफ़ा ने एक गहरी नजर ईरम पर डाली, जो उसी की जानम देखे जा रहे थे। अंकल, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, वो अटेंड करनी है और फिर शहरा कोर्ट के लिए निकलना भी है। आज जहाँ भाई का वलीमा है, सबको बुलाया है। अम्मी अबू तो नहीं जा पा रहे, आप चले हमारे साथ। कहते ही आहवर की और ईरम चौंक गई। मतलब उसको साथ लेकर जाने का इरादा रहता था। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ और अच्छे से एंजॉय करो, मैं फिर भी चला जाऊंगा। और हाँ, उन्हें अपनी तरफ दावत देना ना भूलना। जबकि मुस्तफ़ा ईरम को एक गुरी से नवाजता हुआ बाहर निकल गया था। ये मिस्टर जलाद तो हुआ क्या है? मुझे इतना गुड़ क्यों नहीं है? ईरम मुंह बनाती भी रह गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कस्बा जो मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। डार्क मेरून रंग के लहंगे पर उसका खिलता हुआ चांदी जैसा सुनहरी रंग बहुत ही खिल रहा था, जो जासमीन को अंगारों पर घसीट गया था। लेकिन काश जितनी तुम खूबसूरत हो ना, इतनी तुम्हारी किस्मत ही खूबसूरत होती। लेकिन अफसोस कि जितनी तुम खूबसूरत हो ना, तुम्हारी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं है। जासमीन की बातों पर गुस्से माथे पर बल डाले थे। वो अभी थोड़ी देर पहले जहाँ से मिलकर खुश थी, उसे देखकर सराह कर गया था और वो बहुत ही खुश थी। लेकिन ऐसे पल में उसके जाने के फौरन बाद जासमीन अंदर आई थी। उसकी कड़वी तसल्ली बातें सुनती कस्बा ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वालों में से थे। क्या हुआ? समझ नहीं आई तुम्हें मेरी बात? चलो समझाती हूँ तफसीलन। तुम्हें क्या लगता है कि चौधरी जहांजन तुमसे प्यार करता है? सीने पर हाथ बांधे लहजे में नफरत लिए पूछा। प्यार साजिद का? वो सिर्फ चौधरी है, जालिम है, सफाक चौधरी। उसे सिर्फ छीनना आता है। अपनी बकवास बंद कर। अगर तुमने मिस्टर जहां के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कसमान ने उंगली उठाते हुए वार्न किया। अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई कभी मत छुपाता। जासमीन ने आपके बार धीमे लहजे में कहते चंगारी भड़काई।
کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کون سی سچائی؟ قصبہ غصے سے اس کی جانب مڑتے وہ اتنا تو جانتی تھی کہ جاسمین جہازیب کو پسند کرتی ہے اور ضرور کوئی نہ کوئی سازش سوچ کر آئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات سننا چاہتے تھے۔ کتنا زہر اگلتی تھی آج وہ۔ اچھا تو تم نہیں جانتی، تمہارے شوہر نے تو تم سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ تمہارے والد اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا شوہر بجائے تمہیں اپنے باپ کی قبر پر لے جانے کے تمہارے ساتھ ولیمے کا فنکشن کر رہا ہے، وہ بھی بہت ہی دھوم دھام سے، اور اس نے دفعہ نہیں سوچا کہ تمہارے باپ۔ قصبہ کا ہاتھ اٹھاتا، چپ رہو تم۔ قصبہ کی آنکھیں چھتے غصے سے نم ہوئی تھی، آواز کپ کپا گئے۔ میرے پاپا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ قصبہ نے اس کے باپ پر یقین نہ کیا اور جاسمین تھپڑ کھا کر مزید نفرت سے اس کو دیکھنے لگی، لیکن فی الحال وہ صبر سے کام لے رہی تھی۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو جاؤ پوچھو اپنے شوہر سے، کیا وہ نہیں جانتا تمہارے والد تمہارے ہی غم میں اسی دن انتقال کر دے جس دن تمہارا یہاں پر جہازیب کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ اور یہ بات جہازیب بہت ہی اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو مجھے کہاں سے علم ہونا تھا، لیکن اس نے یہ سچائی تم سے چھپائی ہے کیونکہ اسے صرف چھپانا آتا ہے۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا مسٹر جہاں، ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور کبھی بھی یہ سب نہیں چھپائیں گے۔ میرے پاپا کو کچھ نہیں ہوا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میرے ابو وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قصبہ پتھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا ان سب باتوں کے لیے، لیکن جاسمین اپنی بات پر اب بھی قائم تھے۔ میرا کام تھا تمہیں بتانا، سو تمہیں بتا دیا، آگے تمہاری مرضی۔ جس شخص نے تمہارے باپ کی موت کا تم سے چھپایا، اسی شخص کو آج تم اپنا آپ سونپے جا رہی ہو، دل سے اس کو اپنانے جا رہی ہو، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے جا رہی ہو، لیکن وہ شخص تمہارے قابل تو نہیں۔ سوچو اس پر، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ جہازیب کے ساتھ تعلق بنانا ہے 100 دفعہ بناؤ، لیکن یاد رکھنا اپنے باپ کی موت پر اپنی سیز سجاؤ گے تم۔ جاسمین سخت ترین الفاظ کہتی وہاں سے باہر کی جانب بڑھے، جبکہ چہرے پر ایک مکروہ مسکان تھی۔ چنگاری جو وہ چھوڑ کر آئی تھی اب آگ پکڑ چکی تھی، اور قصبہ دل و دماغ میں صرف اس کا باپ تھا۔ دل کر رہا تھا کہ جہاں سے ساری حساب کتاب جا کر ابھی کے ابھی کرے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ مسٹر جہاں، آپ سب کچھ جانتے ہوئے مجھ سے چھپا گئے، صرف اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کی خاطر۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ آپ کیوں چپ ہیں مسٹر جہاں؟ وہ آنسو سے تر اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچ رہے تھے، بدگمان ہو رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ چپ کی مار کیا ہوتی ہے۔ آگے بڑھ کر اپنا زرتار آنچل اتار کر برابر پھینکا اور بڑی شال لیے وہ کمرے سے نکلتی بیرونی راستے کی جانب بڑھے۔ ایک پال کو اس کے قدم ڈگمگائے، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، ایک بار جہاں سے پوچھ لے، لیکن اس کا دل بار بار اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے مچلا تو باپ کو شوہر پر فوقیت دیتی۔ وہ اپنے قدم اسی حویلی سے نکال چکے تھے۔ جاسمین اسے فالو کرتی، جیسا اس نے پلان کیا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا، اور قصبہ کو انجانے میں صحیح لیکن اس کے وہاں سے نکلنے میں مکمل مدد کی تھی۔ حویلی کے بیرونی راستے سے ہوتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ دوری سے اسے ایک ٹیکسی نظر آئی تھی، کوئی بنا کچھ سوچے سمجھے اس میں جا بیٹھی۔ اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتائے، وہ آنکھوں سے آنسو کو صاف کرنے لگے۔ گاڑی چل پڑتی۔ مسٹر جہاں، اگر اس بات میں ذرا سی بھی سچائی ہوئی تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں تیار کر چکی تھی، جبکہ وہ گاڑی والا بھی جاسمین نے ہائر کیا تھا۔ اس کے نکلتے جاسمین نے اپنے ہاتھ جاڑے، ہز کم جہاں پاک۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور قصبہ کے جیسا لہنگا پہنتی تیار ہوئی۔ زرتار آنچل اپنے سر پر اوڑھا تو خود کو آئینے میں دیتی شرمگین مسکراہٹ دی۔ تم جانتی نہیں قصبہ، تم نے کیا چھوڑ دیا۔ یہ عام آنچل نہیں تھا، یہ ہمارا خاندانی دوپٹہ ہے جو صرف سردانی کو ہی ملتا ہے۔ آج جب مجھے اس سب میں دیکھیں گے تو سب مجھے سردانی سمجھیں گے، اور پھر چودھری جہازیب کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ سے بہت ہی خوش تھی، آنے والے وقت سے انجان کہ اس زرتار آنچل میں جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا تب وہ ان لمحات کو محسوس کرنے کے لیے زندہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سب میں اس کے ساتھ حویلی میں اور کون کون شامل تھا، یہ تو وقت نے سامنے لانا تھا۔